हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर्स। यानी एक व्यक्ति अपने से 2 मीटर दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। और मायोपिया का करेक्शन कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस लगा के। अब अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है और पावर भी निगेटिव होती है। अब यहाँ जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन प्लस वाले अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, जो निगेटिव पावर वाले हैं वो बचते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति की आँख है, ठीक है। यहाँ से वो 2 मीटर दूर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, ठीक है। तो अनंत दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है बड़ा सा, वो उसको नहीं दिखेगा साफ साफ, है ना। तो ये कैसे इसको साफ देख पाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। वो क्या करेगा, इस पेड़ की एक वर्चुअल इमेज कहाँ बनाएगा? इस पॉइंट पर बनाएगा जहाँ से फिर उसको दिखता है। और फिर इमेज जो है प्रॉपर्ली रेटिना पर बनेगी जाके। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, बहुत दूर कितना, मान लो कि इन्फिनिटी पर रखा है, माइनस में क्यों लेंगे को? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ली जाती है लेफ्ट साइड रखे होने की वजह से। और इसकी इमेज हम कहाँ बना रहे हैं? वहाँ जहाँ से फिर हमको दिखाई देता है। वो पॉइंट कितना दूर है? 2 मीटर। अब क्योंकि ये भी लेफ्ट में ही है तो ये भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो u भी माइनस में, v भी माइनस में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारी फोकल लेंथ निकल आएगी। तो मायोपिया के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो अभी हम v की वैल्यू -2 रखेंगे, u की वैल्यू -इन्फिनिटी रखेंगे और ये 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो है हटा देते हैं। तो अब आप बताइए ये बेसिकली होगा क्या? -1/2 प्लस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। अब 1/इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। इसको हम जो है यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए कि आपकी f कितनी आ गई, सॉरी, यहाँ से आप बताइए आपकी f कितनी आ गई। तो f बराबर क्या हो जाएगा? पलट दीजिए इसको, -2 मीटर्स। अब ये तो फोकल लेंथ आई, पर सवाल में तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो उसमें फोकल लेंथ है ही नहीं, पावर है। तो पावर कैसे निकलेगी? पावर निकाल लेंगे हम लोग। ये पहले मैं इसको हटा दूँ, फिर हम लोग पावर जो है रेसिप्रोकल करके निकालेंगे। कैसे? P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू 1/-2। तो P इक्वल टू माइनस का 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ बन रहा है जाकर बी वाला। ओके, सही जवाब हो गया क्या? बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक स्टूडेंट लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वो सबसे पीछे बैठ कर भी ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसको पढ़ पा रहा है, ठीक है, पढ़ पा रहा है। बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। पर वो अपनी किताब में लिखी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब उसे पास की चीज़ें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। और ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसे क्या हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को क्या होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमने रफली उसकी आँख बना दी। तो यहाँ जो 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु उसको दिखनी चाहिए, वो 25 की बजाय फिर कहीं आगे किसी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है इसका नियर पॉइंट। यहाँ से जो लाइटें जाएंगी उनकी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, यहाँ से जो आएंगी उनकी बनेगी। यानी कि इसका जो नियर पॉइंट है वो किधर चला जाता है? इसका नियर पॉइंट कहाँ चला जाता है? इसका नियर पॉइंट रिसीड अवे, दूर चला जाता है, ऐसे दूर चला जाता है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट रिसीड कर जाता है, दूर पहुँच जाता है। जबकि मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो करीब आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया है। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई हैज रिसीड अवे, दूर हो गया, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट कहा गया, एक प्रिज्म है ए बी सी जिसका बेस बी सी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये अलग अलग तरीके से रखा गया। एक बार सीधा रखा गया, फिर उल्टा रखा गया, फिर थोड़ा सा इंक्लाइंड करके रखा गया अलग अलग एंगल पर। ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। वाइट लाइट जो है इस पर टकराई, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो विबग्योर होता है हमारा, BIVGYOR, ठीक है,
हमसे कहा गया है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्सन कलर्स के बिखराव के बाद थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप स्काई का कलर, और स्काई का कलर क्या होता है ब्लू। अब अगर आप इस पहले वाले डायग्राम में देखेंगे तो पहले वाले डायग्राम में जो बिखराव होगा कलर्स का उसमें नीचे वायलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, तो नीचे से तीसरा ब्लू होगा, पर हमें तो चाहिए ऊपर से तीसरा, तो उसके लिए हमें प्रिज्म को उल्टा करना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि प्रिज्म को उल्टा रखिए, तब आपको ऊपर से तीसरे नंबर पर स्काई ब्लू कलर मिलेगा। ओके, तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। ठीक है, नंबर बी। ओके, तो आई होप समझ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बस प्रिज्म को उल्टा कर दिया है तो बिबग्योर जो है वो पलट जाएगा। वैसे नॉर्मली जो प्रिज्म है सीधा रखा है पहले वाला, उसमें बिबग्योर नीचे से होगा और उल्टे वाले में ऊपर से होगा। दैट्स बिकॉज कि सरफेस का जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है ना, तो वेस की तरफ वी होता है वायलेट, वेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ वायलेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, कहा गया है एट नून, दोपहर के समय द सन अपीयर्स वाइट एज, दोपहर के समय सन वाइट क्यों दिखता है? तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि पृथ्वी के ठीक इस तरीके से वर्टिकली ऊपर होता है ये, और उस समय हमारे एटमॉस्फियर से होकर सन की जो लाइट जब गुजरती है तो एटमॉस्फियर से बहुत थोड़ी सी जर्नी तय करती है, और इस थोड़ी सी जर्नी के दौरान उसका उतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो नहीं पाता, तो लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, और ज़्यादा स्कैटरिंग ना हो पाने के कारण वो वाइट ही बनी रहती है, इसलिए वो वाइट दिखती है। ओके, तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में क्या होता है? तो आप देखते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो आती है, वाटर ड्रॉपलेट पर एंटर करते वक्त क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो डेफिनेट बात है कि एंगल पर ये मुड़ी है तो इसके कलर बिखरेंगे। फिर यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और फिर बाहर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कहा गया है, सीक्वेंस दिया गया है, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन से शुरुआत हुई है, वो नहीं है। पहले यहाँ पर बेसिकली रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और बाहर निकलते वक्त फिर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन, ठीक है, और वहीं से डिस्पर्सन भी शुरू हो जाएगा, क्या, लाइट का बिखराव, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन उन्होंने बार बार नहीं लिखा है, ठीक है, तो शुरुआत में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो केवल बी और सी ऑप्शन बचते हैं, बाकी गलत हो जाएंगे। जब रिफ्रैक्शन होगा तो पहली सरफेस पर ही, ठीक यहाँ पर ही, यहीं से ही आपका रिफ्रैक्शन के कारण कलर्स भी बैंड डिस्पर्स होने लगेंगे। तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, नेक्स्ट इस वाले सरफेस पर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर बाहर आते वक्त यहाँ फिर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते हम इसको, क्योंकि सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ लाइट जो है वो ड्रॉपलेट से बाहर भी निकल आएगी, है ना, तो इसलिए पूर्ण तरीके से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें टोटल शब्द जो है नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का यहाँ रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ बेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको बताया गया था कि स्टार से आने वाली जो लाइट है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स होती हैं, और कभी लाइट जो है बेंड कर करके जब आती है तो कभी हमारी आँख में थोड़ी ज़्यादा मात्राएं पहुंच जाती है और कभी थोड़ी कम मात्राएं पहुंचती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में लाइट हमारी आंखों में पहुंचेगी तो स्टार ब्राइट दिखेगा, और कम पहुंचेगी तो डल दिखेगा, तो इस प्रकार वो ब्राइट डल ब्राइट डल ब्राइट डल ब्राइट डल दिखता है अल्टरनेटली, और इस वजह से क्या होता है, वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो सिक्स्थ का यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, ऑप्शन में है ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये गलत है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स, ये ठीक है, वायलेट और ब्लू कलर स्कैटर होते हैं और इस वजह से स्काई ब्लू दिखता है, और स्कैटर करता कौन, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स करते हैं। तो सेवन्थ का सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो अगर हम देखेंगे वाइट लाइट में अलग अलग कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती है, लैम्डा इंक्रीजेस, तो अधिक वेवलेंथ वाला जो कलर होता है उसको सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील होता है, वो आसानी से गुजर जाता है, ठीक है।
किसी भी मीडियम से गुजरते वक्त, जैसे वाटर से गुजरना है या ग्लास से गुजरना है, तो वो वाला कलर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपीरियंस करेगा और आसानी से गुजर जाएगा। पर एयर की अगर हम बात करें तो जब तक एयर में ही लाइट चलेगी तो तब तक उसके सारे कलर जो है एक साथ रहेंगे और सारे कलर एक ही स्पीड से ट्रैवल होंगे, और वो स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एयर में जो है सारे सेम स्पीड से चलेंगे, तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर लाल रंग की लाइट लगाई जाती है। इसकी वजह ये होती है कि बहुत दूर से अगर कोई आ रहा है, एरोप्लेन वगैरह आ रहा है या कोई भी ऑब्जर्व करना चाहता है, तो उसे दूर से ही वो लाइट दिख जाती है, क्योंकि लाइट के जो रेड कलर वाली जो लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है, इंटैक्ट बनी रहती है, ऐसे ही चलती रहती है लंबी दूरी तक। These can be easily seen from the distance because among all the colors the red light is scattered the most, scattered the least, is absorbed the most by smoke, is move fastest in air। तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, scattered the least, सबसे कम स्कैटर होती है और दूर तक ऐसे ही ट्रेवल हो जाती है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। देखिए, जब मॉर्निंग या इवनिंग होती है, जब मॉर्निंग या इवनिंग होती है तो सन कुछ इस तरफ या कुछ इस तरफ होता है। तो सन की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रेवल होते हुए हमारे पास तक पहुंचती है तो काफ़ी बड़ी जर्नी तय करती तो हमारे पास पहुंच पाती। इस लंबी जर्नी के दौरान उसके जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिखर जाते हैं, स्मॉलर वेवलेंथ वाले, और जो लॉन्गर वेवलेंथ कंपोनेंट है वही रह जाते हैं और वही हमारी आंखों में पहुंचते हैं, इसलिए वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है सन। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, बहुत बच्चे डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में कंफ्यूज आते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट का अपने सभी 7 कंपोनेंट कलर्स में बिखरना, वो डिस्पर्सन कहलाता है। पर स्कैटरिंग के दौरान ये जरूरी नहीं कि सारे कलर बिखरे। स्कैटरिंग के दौरान डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम पार्टिकल्स जो है उनका साइज़ क्या है। छोटे साइज़ के पार्टिकल छोटी वेवलेंथ बिखेरते हैं, बड़े साइज़ के पार्टिकल्स बड़ी वेवलेंथ बिखेरते हैं, तो इस तरीके से रहा करता है। तो स्कैटरिंग के दौरान कोई पर्टिकुलर कलर बिखर सकता है, पर डिस्पर्सन के दौरान सातों कलर अलग हो जाते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में स्पेक्ट्रम बनता है। खैर, तो 10वें में क्या हो जाएगा कि सन रेडिश क्यों दिखता है सुबह और शाम के टाइम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जो कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो पाती है सुबह और शाम के टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू, यहाँ पर भी क्या है कि समुद्र का पानी ब्लू क्यों दिखाई देता है। सूरज की रोशनी जब पानी में जाती है तो वहाँ पर पानी के भीतर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो चीज मिक्स रहते हैं, सॉल्ट्स वगैरह समुद्र में, तो वाटर में जो सॉल्ट्स वगैरह और धूल वगैरह के छोटे छोटे कण मिक्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लूइश कलर को स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से ही जैसे स्काई ब्लू दिखती है वैसे ही समुद्र भी नीला दिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट। जब लाइट रे हमारी आंखों में पहुंचती है तो ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पर होता है। तो जब लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है, तो मैं ऐसे रफली आंख बना देता हूँ, तो ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन है लाइट रे जो आ रही होती है वो हमारे कॉर्निया पर ही, यहीं पर ये इस आउट बल्किंग पोर्शन कॉर्निया पर ही रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो जाता है, कॉर्निया पर हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पर। तो सही जवाब हो जाएगा बी, उसको डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स। कहा गया है जो आपका जो आंखों में जो लेंस होता है, जब आप दूर की वस्तु देखते हो तो उसकी जो शेप है कुछ ऐसी होती है, जब आप पास की वस्तु देखते हो तो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, और ये करता कौन है, ये सिलरी मसल्स जो जुड़ी होती है वो करती है। सिलरी मसल्स इसकी शेप को एडजस्ट करती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को एडजस्ट करने के लिए। तो कहा गया है कि जब हम जो है फोकल लेंथ को देखें तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, फोकल लेंथ कब इंक्रीज होगी, इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सर्कल बड़ा बनेगा, स्फीयर बड़ा बनेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ कम होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ कब ज़्यादा होगी, तो कहा गया है कि वैन द आई मसल्स आर रिलैक्सड एंड द लेंस बिकम थिनर। जब लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब जो सिलरी मसल्स हैं वो स्ट्रेच करती हैं तो ये जो हमारा लेंस है इसको प्रेस करती हैं और ये बीच से थिक हो जाता है और फिर इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा कब होगी, जब वो थिन होगा। ठीक है, और
ऐसा कब होगा? जब सिलियरी मसल्स जो है हमारी रिलैक्स स्थिति में होंगी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहा गया है ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये गलत है, मायोपिया वाले व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता साफ साफ। फिर लिखा है ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये भी गलत है, हाइपरमेट्रोपिया वाले को पास का नहीं दिखता सही से। फिर लिखा है ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये सही लिखा है, जिसको मायोपिया है वो दूर का नहीं देख पाएगा, पास का तो देख ही लेगा, ठीक है। फिर लिखा है ए पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक व्यक्ति जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा साफ साफ, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो पास का नहीं देख पाता, दूर का देख लेता है, तो ये गलत हो गया। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये जो बेसिक से क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और आपने इन समझ गए होंगे आप आसानी से इनको। तो इसी प्रकार आप बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी देख लें और बोर्ड के लिए इनसे आपको हेल्प मिलेगी, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस और ये प्लेलिस्ट शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।